हेलो स्टूडेंट्स। आज हमको पढ़ना है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। पिछले पार्ट में हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था एग्रीकल्चर का। आज हमको पढ़ना है ग्रीन रिवॉल्यूशन से। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब होता है हरित क्रांति। आपने सुना होगा एग्रीकल्चर हमारा ब्रिटिश टाइम पर स्टेगनेंट हो गया था, फिर वहां से डिटोरिएशन हुआ था। क्यों? क्योंकि हम वहां पे हमको कुछ इनपुट तो हम देते नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं देते थे, पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ जमीन को हम देते नहीं थे, बस हमको एक्सट्रैक्शन करते थे। सीड्स वगैरह में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। जो बीज वगैरह थे वो हम पुरानी क्वालिटी का, पुराना घिसा पिटा वही पुरानी टेक्नोलॉजी का सीड यूज कर रहे थे। और मतलब प्रोडक्शन बहुत लो था, एक तरीके से आप कह सकते हैं। उतना भी प्रोडक्शन नहीं था कि हम इंडिया में जितने भी लोग थे हम उतना पूरा पेट भर सके, उतना भी प्रोडक्शन नहीं था। फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। प्रोडक्शन नहीं था तो हम अमेरिकन पे डिपेंड थे। अपने खाने के लिए हम इंपोर्ट करते थे। जो अपने जो बेसिक जो चीजें थी, जो गेहूं और चावल थे, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे अपनी इंडस्ट्री की नीड, अपनी कंट्री की नीड को पूरा करने के लिए। तो फिर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है कि इंडिपेंडेंस पे, एट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस पर एट अराउंड 75% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी जब भारत आजाद हुआ था। प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी, वो एक टाइम पर स्टेगनेंट हो गई थी, बहुत स्लो भी हो गई थी। वही क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी यूज कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स वगैरह भी सब लैंड रिफॉर्म वगैरह, लैंड सेटलमेंट वगैरह हो गया था। वही सब हमने पहले जो पढ़ा था। मतलब एक तरीके से एग्रीकल्चर से कोई भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। इंडिया एग्रीकल्चर वैरायटी, इंडिया जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हम बहुत ज्यादातर मानसून पर डिपेंड का होता है। हम लोग जो है वो मानसून पर डिपेंड करते हैं। अगर मानसून नहीं आया तो हमारी फसल बर्बाद हो जाती है, सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है मानसून के उस पर। तो एग्रीकल्चर कॉलोनियल टाइम पर एक स्टेगनेशन पर चला गया था। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इसको परमानेंटली तोड़ दिया। इस स्टेगनेशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन ने अपने साथ इसको परमानेंटली, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया कि अब एग्रीकल्चर, इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टेगनेंट नहीं रहेगी। क्यों हुआ? दिस रिफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। मतलब कि पहले जब आप एक खेत से 100, अगर मान लो 100 किलो अनाज आप उगा रहे थे, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद अब हजार लाखों किलो आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो। उससे क्यों कर रहे हो? हाई यील्ड वेराइटी सीड्स से। ठीक है, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उससे बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं और चावल का प्रोडक्शन हुआ। इस सीड्स को, द यूज ऑफ दीज सीड्स, जो ये सीड्स को रिक्वायर्ड था कि आप एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स और एक करेक्ट क्वांटिटी ऑफ पानी और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करो। अगर आप ये सीड्स यूज कर रहे हो तो इनपुट्स का प्रोपोर्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग दी हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जो फार्मर जो the farmer who could benefit from high yield variety seeds require irrigation facility as well as financial resources to purchase fertilizers and pesticides। अगर आप हाई yield variety की सीड्स यूज कर रहे हो तो आपको एक अच्छा, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए। मेनली बात ये है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी भी ज्यादा लगेगा, उसमें फर्टिलाइजर भी ज्यादा लगेगा, और आपको ये सब खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए। तो इस कारण से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, अपनी जो फर्स्ट फेज में गया था वो 1960 से 1970 तक, वो एक कुछ जो पैसे वाले स्टेट थे उन्हीं तक ही सीमित होकर रह गया। क्यों? क्योंकि इस सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए पैसे होने चाहिए फार्मर के पास, जो कि पूरे इंडिया के फार्मर्स के पास नहीं थे। तो ये जो पहला जो स्टेज आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वो कुछ ही स्टेट तक होकर रह गया, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेनली जो वीट ग्रोइंग स्टेट थे। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जो 1970 से 1980 पे आया, जो फिर जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, फिर उसके बाद ये जो हाई यील्ड वैरायटी वाली जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स तक पहुंची। द स्प्रेड, फिर उसके बाद इंडिया को एक, इंडिया एबल बना सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। ठीक है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन में कैसे हुआ हम आगे वो देखेंगे। सरकार ने भी कुछ मदद करी, क्योंकि किसानों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो खुद से खरीद के अपने फर्टिलाइजर्स और सीड्स को खुद से खरीद के उससे उसको यूज कर पाए। इंडिया को अब अमेरिका पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी, अमेरिका की मर्जी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। एग्रीकल्चर आउटपुट में ग्रोथ हो गई, ये बहुत बड़ी बात है, जरूरी है, बट ये इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस इंक्रीज इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर देमसेल्फ। मतलब कि जो जितना आता था वो फार्मर अपने ही उसके लिए उनको लग जाता था, उतना सरप्लस जाता ही नहीं था कि वो मार्केट में सोल्ड कर पाए। जो हायर आउटपुट विल नॉट टेक मच ऑफ अ डिफरेंस टू इकोनॉमी, ऐसा बोले, ऐसा कुछ खासा ज्यादा अंतर नहीं पड़ा।
ऑन द अदर हैंड जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे जो मार्केट में बिक रहे थे बाय द फार्मर्स, द हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी। मतलब कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट, एक अच्छा खासा प्रोडक्शन होना चाहिए था मार्केट में बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन हो रहा था वो किसानों के खुद ही काम में आ रहा था, एक सब्सटेंशियल अमाउंट था। ठीक है। The portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers is called the marketed surplus. उसको market surplus बोलते हैं, जो farmer market में sold करते हैं। जो good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution period available as marketed surplus was sold by the farmers in the market. तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया वैसे वैसे मार्केट सरप्लस होता गया। रिजल्ट क्या हुआ? बहुत ज्यादा सरप्लस होने लगा। रिलेटिवली प्राइस जो थे वो डाउन होने लगे। जब प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन डिक्लाइन रिलेटिवली टू अदर टाइम ऑफ, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज का सप्लाई ज्यादा होने लगता है तो उसकी डिमांड 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 तो उतनी है, सप्लाई ज्यादा अगर किसी चीज का होता है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। ऐसी इस केस में हुआ। तो जो लो इनकम ग्रुप थे वो स्पेंड करते थे अपनी लार्ज एक परसेंटेज अपनी इनकम जो अपनी फूड पर, वो एक रिलेटिवली उनको बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस कम हो गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एम्बिड द गवर्नमेंट टू प्रोक्यूर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक। फिर उसके बाद से ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, मतलब कि देखो स्टार्टिंग से यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट जो थी वो इम्पोर्टेंट थी बट इनफ नहीं थी। इफ अ लार्ज proportion ऑफ दिस इंक्रीज is consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market, जो higher output था will not make that such difference। मतलब कि प्रोडक्शन होना था पर उतना ही नहीं होना था कि फार्मर्स अपने खुद को पूरा कर ले, उनको मार्केट में भी बेचना था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि मार्केट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ, एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस हुआ, तो मार्केट में बाय एंड सेल होने लगा। मार्केट में जैसे जैसे बाय एंड सेल होने लगा, सरप्लस बढ़ने लगी, तो चीजों के दाम कम होने लगे। तो जो एक वैरायटी, एक सेक्शन जो बहुत ज्यादा स्पेंड करता था खाने पीने पर, उसका कम हो गया क्योंकि मार्केट में चीजें कम उस पर मिलने लगी। और साथ के साथ गवर्नमेंट्स को भी फायदा हो गया, वेयर हाउस में उन्होंने स्टोर करके रखना शुरू कर दिया। ठीक है। वाइल द नेशन हैज इमेंसली बेनिफिट, नेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन से। जो टेक्नोलॉजी थी वो रिस्क से फ्री नहीं थी, मतलब रिस्क भी थी इन सब चीजों में। रिस्क क्या थी? एक स्मॉल फार्मर और एक बिग फार्मर के बीच की डिस्पैरिटी, मतलब कि बिग जो फार्मर थे, जो बहुत बड़े किसान थे, जो इनपुट्स वगैरह थे वो अफोर्ड कर सकते थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो सीड्स वगैरह आते थे वो अफोर्ड कर सकते थे, पर जो छोटे किसान थे जिनके पास पैसा नहीं था वो ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो अगर आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो पेस्ट अटैक भी होगा, तो उसमें आपको आपको फर्टिलाइजर भी डालनी पड़ेगी और आपको नई नई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। क्यों? अगर स्मॉल फार्मर अगर ये टेक्नोलॉजी हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स हैं, जो न्यू सीड्स हैं, अगर वो यूज करते हैं तो उनको पैसा भी होना चाहिए उनके पास वो पेस्टिसाइड्स यूज करने का। आपने फसल तो खड़ी कर ली पर उसको बचाने के लिए भी तो आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है। पर ये चीज नहीं, ये जो डर था वो मतलब नहीं ट्रू हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया? इंटरेस्ट फ्री, जो कम इंटरेस्ट पर लोन देना शुरू किया है स्मॉल फार्मर्स को, और एक सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर्स देना शुरू किए उनको कि आप बस अपने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आप लगाओ, वो भी आपको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा, और जो आपको पेस्टिसाइड्स और जो भी आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए वो भी आप लगाओ, वो भी आपको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटे फार्मर हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो वी आर देयर टू हेल्प। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा सोशलिस्ट जो सोसाइटी होती है, जो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, उसमें यही हुआ था, कैपिटलाइजेशन होगा और जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां गवर्नमेंट को इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। ठीक है। तो सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन रिक्वायर्ड इनपुट्स, उन्होंने जो भी उनको जरूरत थी वो लिया, जो आउटपुट था स्मॉल फार्मर्स का इक्वलेटेड द आउटपुट ऑफ लार्ज फार्मर्स। ठीक है। उन दोनों का आउटपुट सेम हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी वही सीड्स यूज कर रहे थे, वो भी वही सीड्स यूज कर रहे थे, वो भी फर्टिलाइजर्स वही यूज कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट स्मॉल फार्मर्स। तो वो अब दोनों बैलेंस में आ गए। द रिस्क ऑफ स्मॉल फार्मर्स बीइंग रून्ड व्हेन पेस्ट अटैक देयर क्रॉप ओवर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विस स्टैंडर्ड बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और जो रिस्क थी स्मॉल फार्मर्स को, और वो भी और कम हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इन फील्ड में रिसर्च करी, इंस्टीट्यूट मतलब हमने R&D डिपार्टमेंट हमारा हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ की ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो मेनली स्मॉल फार्मर्स को ही फेवर नहीं किया।
बिग फार्मर्स को ही फेवर नहीं किया, स्मॉल फार्मर्स को भी फेवर किया। क्यों? क्योंकि R&D से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी ना उनको। So you should note that the green revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that, ठीक है, अगर स्टेट सोशलिस्ट अगर अपन फॉर्म नहीं अपनाते तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फायदा था वो बिग फार्मर्स को ही होता, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को नहीं होता। जस्ट बिकॉज स्टेट इंटरवेंशन था, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, तो दोनों को सेम फायदा हुआ। डिबेट ओवर सब्सिडीज, द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज, मतलब कि सब्सिडी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसकी डिबेट आज भी रहती है। जनरली एग्रीड दैट it is necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of the high yield variety technology। क्यों? क्योंकि जरूरी था, छोटे फार्मर्स को इंसेंटिव देना, सब्सिडाइज देना जरूरी था। एनी न्यू टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीन रिस्की बाय द फार्मर्स, मतलब कि अगर आप, वैसे तो बिग फार्मर एक बार रिस्क ले सकते हैं, पर जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सही होगी या फिर नहीं होगी, वो रिस्क लेने पे बहुत ज्यादा एक मैटर करता है, क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो जो सब्सिडी उनको दी उससे उनको एनकरेज हुआ कि ठीक है, हम ये जो नई टेक्नोलॉजी है, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स है, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक्स का बिलीव था कि मतलब टेक्नोलॉजी अगर प्रॉफिटेबल हो जाती है और अगर सब मतलब चीजें अच्छे से ट्रायल एंड टेस्ट हो जाती हैं, तो आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, आपको फेस्ड आउट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्सिडी से गवर्नमेंट को भी तो एक बर्डन होता है। Further subsidy are meant to benefit the farmer, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry. And among farmers, the subsidy largely depend the farmers in a more prosperous region। मतलब सब्सिडी से फर्टिलाइजर्स कंपनी को भी फायदा हुआ, ठीक है, वो हुआ, पर मेनली किसानों को ज्यादा हुआ, स्मॉल फार्मर्स को ज्यादा हुआ। तो इट इज आर्ग्यूड दैट इन नो केस फॉर कंटिन्यूइंग विद फार्मर सब्सिडी इट डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप, इट इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस। ये टारगेट ग्रुप को ही तो फायदा हुआ ही हुआ, बट ये था कि सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट को फायदा होगा नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट का बिल ज्यादा आ रहा था, वो सब चीजें, वो भी एक डिबेट का मैटर बन गया था। 2.6 में बॉक्स में अपन देखते हैं, ऑन द अदर हैंड सम बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू, कुछ ही बोल रहे थे कि आपका बिल ज्यादा आ रहा है, आपके ऊपर भी बर्डन चल रहा है, तो अगर ये अब जो नई टेक्नोलॉजी है वो ट्रायल एंड टेस्टेड हो रही है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, तो आप सब्सिडी देना बंद कर दीजिए। पर कुछ और भी व्यूज थे, कुछ और क्या थे कि नहीं, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो सब्सिडी दे रही है, वो आपको देते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो फार्मिंग है वो बहुत एक रिस्की बिजनेस है, बहुत सारे फार्मर्स पुअर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप इनपुट्स जो भी फर्टिलाइजर्स है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप उनको सब्सिडी नहीं दोगे। वो बात एक अलग है कि अगर आप सब्सिडी देते हो तो उसमें और सारे सेक्शंस को भी फायदा होता है, जो कि जरूरी नहीं है उनको फायदा होना, बट मेनली ये है कि स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप सब्सिडी नहीं दोगे तो अमीर और गरीब का जो गैप है वो और बढ़ जाएगा, और जो इक्वालिटी जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो आपके 4 पॉइंट में जो इक्वालिटी थी, वो फुलफिल नहीं कर पाओगे। जो इक्वालिटी हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, इक्वालिटी वाली ग्रोथ पढ़ी थी हमने, और एक इक्वालिटी पढ़ी थी, सेल्फ रिलायंस पढ़ा था, और मॉडर्निटी पढ़ी थी, ठीक है, चार जो पढ़े थे। जो एक्सपर्ट्स थे वो आर्ग्यू करते थे कि कुछ एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू भी किया कि अगर सब्सिडी आज largely benefit the fertilizers industry and big farmers, the correct policy is not to abolish subsidies but to take step to ensure that the only poor farmer, मतलब आप पूरी ही सब्सिडी नहीं दीजिए। इसमें ये था ना कि सब्सिडी आप दे रहे हो तो फर्टिलाइजर्स कंपनी को और जो बड़े किसान हैं उनको भी फायदा हो रहा है, तो किसी ने बोला कि ठीक है, आप सब्सिडी दे रहे हो तो आप जो सिर्फ एक स्मॉल फार्मर्स हैं उनको दे दो, पूरे पूरे एक लार्ज एरिया को आप कवर मत करो अपनी सब्सिडी से। बट बाय द लेट 1960s इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, फिर इंडिया ने मतलब सफिशिएंसी हुई हमारी, हम सेल्फ सफिशिएंट हुए फूड ग्रेन में, तो ये अचीवमेंट है और जिसपे हम अभी भी बहुत प्राउड करते हैं एक्चुअली में। बट नेगेटिव साइड क्या है? 65% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो engaged in employed in agriculture even as late as 1990, मतलब 65% से ज्यादा पॉपुलेशन, मतलब आप सोच रहे हो 50% से ज्यादा, 65% से ज्यादा अभी भी एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है, आप ये सोच लो। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो वो कंट्री कौन सी कंट्री कहलाई जाती है? आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट में नहीं भी बताइए तो पर पिछली क्लास में जाके रिवाइज करिए। अगर जीडीपी में एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो वो कंट्री कौन सी कंट्री कहलाती है? वो पुअर कंट्री कहलाती है। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा होता है जीडीपी में।
इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट नेशन बिकम मोर प्रॉस्पेरियस. क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर, वही वो बोल रहा है कि कुछ कुछ इकोनॉमिक्स का वो होता कुछ मानना है कि अगर जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा तो वो ज्यादा एक अच्छा इंडिकेटर होगा. इंडिया में बिटवीन 1950 एंड 1960 जो प्रपोर्शन है जीडीपी में, वो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, अच्छे से डिक्लाइन हुआ बिटवीन 1950 एंड 1960, बट नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट. मतलब कि आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो डिक्लाइन हुआ, पर जो लोग थे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो रहे थे, पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो रही थी, वो डिक्लाइन नहीं हुई. आप समझ रहे हो कि मतलब प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम हुआ था, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ था, पर लोग उतने ही थे. व्हाई सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? जब आउटपुट जो है वो कम हो गया, आउटपुट जो है वो कम हो गया, तो लोग बाग भी कम हो जाने चाहिए थे. अगर मान लो पहले 100 किलो अनाज जो है वो 10 लोग मिलकर कर रहे थे, वो अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो गया, वो 100 किलो की जगह 50 किलो ही हो गया, तो जो 10 लोग हैं वो भी आधे हो जाने चाहिए थे. तो नहीं, 100 किलो की जगह वो 50 किलो हो गया और 10 लोगों की जगह यहाँ पर 10 लोग ही थे. ठीक है, तो ये एक वरिंग फैक्टर वाली बात है. आंसर इज दैट द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर उन्होंने अब्सॉर्व ही नहीं किया. मतलब कि उन्होंने जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग बाग थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे, वो उनको कहीं जॉब ही नहीं मिली, तो वो कहाँ ही जाते. ठीक है, तो ये एक फेलियर था, हमारी पॉलिसी का फेलियर हम कह सकते हैं बिटवीन 1950 एंड 1990, कि हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का तो कम हुआ, पर जो लोग उस पर डिपेंड हो रहे थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो कम नहीं हुआ. अब क्या है, प्राइजेस एज सिग्नल. यू कुड हैव लर्न इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट हाउ प्राइस ऑफ द गुड्स आर डिटरमाइंड इन द मार्केट. कैसे गुड्स की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है मार्केट में. बट ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो सिग्नल करती है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. मतलब कि अगर जब गुड की सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाती है. ठीक है, एंड दोज who use these goods will have the incentive to make efficient decisions about it यूज बेस्ड ऑन द प्राइस. मतलब फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो, जैसे कि किसी चीज की सप्लाई कम होती है, मार्केट में सप्लाई कम होती रहती है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है. ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ वाटर गोज अप बिकॉज ऑफ द लोअर सप्लाई, पानी की सप्लाई नहीं है और पानी का प्राइस बढ़ गया, तो पीपल विल हैव द इंसेंटिव टू यूज इट विद अ ग्रेटर केयर. मतलब आपको एक अच्छे से कॉशियसली यूज करोगे ना आप उसको, कि मतलब आप उसको पानी को कंजर्व करके रखोगे, आप गार्डन में नहीं फैलाओगे और ऐसे वैसे मतलब वेस्ट नहीं करोगे. वी कंप्लेन व्हेन एवर द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस. हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस अगर पेट्रोल की इंक्रीज हो रही है तो ये स्कैरसिटी को इंडिकेट कर रही है. मतलब कि पेट्रोल उतने नहीं है, पेट्रोल की सप्लाई कम है, इस कारण से उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है. तो ये क्या सिग्नल करती है कि प्राइस जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ रही है. तो ये क्या सिग्नल कर रही है कि पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो हमको पेट्रोल को छोड़कर कुछ एक ऑल्टरनेटिव को फोकस करना चाहिए, जो कि आजकल हमारी गवर्नमेंट कर भी रही है. Some economists point out that subsidies do not allow prices to indicate the supply of goods. Some economists ने ये भी point out किया कि मतलब कि जो subsidies आप देते हो उस कारण से एक जो एक सप्लाई होती है गुड्स की, डू नॉट अलाउ प्राइसेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ गुड्स. मतलब डिमांड और प्राइस, सप्लाई और प्राइसेस की जो रिलेशनशिप है वो पूरा निकल कर नहीं आ पाता. मतलब कि वह इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज रेट और फ्री, जब बिजली और पानी एक सब्सिडाइज रेट या फिर फ्री जब प्रोवाइड किए जाते हैं, दे विल बी यूज्ड वेस्टफुली विदाउट एनी कंसर्न फॉर द स्कैरसिटी. अगर कुछ चीज फ्री में मिलती है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो. फार्मर्स विल कल्टीवेट वाटर इंसेंटिव क्रॉप इफ वाटर इज सप्लाइड फ्री. मतलब कि पानी अगर फ्री में फार्मर्स को आप दोगे तो वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप यूज करेंगे ना. मतलब जिन क्रॉप में ज्यादा पानी लग रहा है वो वही यूज करेंगे. ऑल्दो the water resources in that region may be scarce, but such crop will fully deplete the already scarce resources. If water is priced to reflect scarcity, farmers will cultivate crops suitable to that region. Fertilizers and pesticides subsidies result in overuse of resources which can harmful to the environment. Subsidies provide an alternative for wasteful
wasteful use of resources. Think about subsidy in term of incentive and ask yourself whether it is, मतलब कि इसमें ये बोलना चाह रहा है वो कि अगर आप किसी चीज की सब्सिडी देते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब कि आप फर्टिलाइजर्स पर और ये जो आप सीड्स पर सब्सिडी दे रहे हो तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आपने देखा होगा कि यूरिया लोग बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं यूरिया। क्यों? क्योंकि यूरिया सबसे ज्यादा सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर है। गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सब्सिडी यूरिया पे देती है, मतलब सस्ता मिलता है यूरिया, इस कारण से किसान जो है जिसपे सब्सिडी ज्यादा मिलती है उसको यूज कर रहे हैं। तो वही वो बोल रहा है कि आप ही बताओ क्या ये सही है या फिर ये सही नहीं है। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मतलब आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि सब्सिडी गवर्नमेंट देना सही है, सब्सिडी गवर्नमेंट का, या फिर सब्सिडी देना सही नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। और इंडस्ट्री एंड ट्रेड इकोनॉमिस्ट जो है फाउंड दैट द पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस। पुअर नेशन इकोनॉमिस्ट ने फाइंड आउट किया कि जो गरीब नेशन है वो प्रोग्रेस कर सकता है। क्यों? कब कब कर सकता है? जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देगा इन कंपेयर टू एग्रीकल्चर। ठीक है, इट प्रमोट्स ओवरऑल मॉडर्नाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी वगैरह ये सब ओवरऑल प्रमोट करेगा। इस यही रीजन था कि हमारा 5 ईयर प्लान प्लेस था। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। 1952 में जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन प्लान हमारा आया था, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडस्ट्री थी वो बहुत ही एक नैरो उस पे थी, मतलब इंडस्ट्री थी बस नाम के लिए ही थी, बस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जूट इंडस्ट्री थी, पर और उससे ज्यादा कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आयरन एंड टाटा, आयरन एंड स्टील थी, जो आयरन स्टील टाटा की थी, कॉटन की थी, जूट की थी, जूट की ईस्टर्न साइड में थी, बंगाल की साइड में थी। ठीक है, वी नीडेड टू एक्सपेंड अवर इंडस्ट्री बेस विद द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इफ द इकोनॉमी वांट टू ग्रो। हमको अपनी इंडस्ट्री बेस को ग्रो करना था, अगर हम चाहते थे कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करे तो। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, जो एक बिग एक जो क्वेश्चन था कि अब आगे करें क्या, मतलब कि इंडस्ट्री को तो हमको सेटअप करना है, तो इंडस्ट्री कैसे सेटअप होगी। हम सारी चीजें शुरू से ही सेटअप कर रहे थे, तो इंडस्ट्री कैसे सेटअप होगी, मतलब कि गवर्नमेंट के बेसिस पे होगी या फिर प्राइवेट के बेसिस पे होगी। गवर्नमेंट का कितना रोल रहेगा इंडस्ट्री सेटअप करने में, और प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल रहेगा इंडस्ट्री सेटअप करने में। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास कोई कैपिटल तो था नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए इन इंडस्ट्रीज वेंचर। ठीक है, जो कि इंडियन इकोनॉमी को जरूरी था डेवलपमेंट के लिए, और मार्केट भी उतनी बिग इनफ नहीं थी कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हो और हमारे पास बहुत पैसा हो। मतलब पैसा किसी के पास भी नहीं था, गवर्नमेंट छोड़ो, लोगों के पास छोड़ो, गवर्नमेंट के पास भी नहीं था। It is principally for this reason that the erstwhile government had to play an extensive role in promoting industrial sector. उन्होंने मतलब एक अच्छा रोल प्ले किया इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करने का। In addition, जो decision था to develop the Indian economy on socialist line led to the policy of the government controlling the commanding heights of the economy. As second 5 year plan put in, मतलब जैसे जैसे second 5 year plan जो मेन प्लान हमारा आया, जो मेन प्लानिंग जैसे स्टार्ट हुई, तो गवर्नमेंट ने एक सोशलिस्ट लाइन एक चूज करी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। दिस मीन दैट जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी उन इंडस्ट्री को जो कि वाइटल है, जो कि जरूरी है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, जो कि जो मेन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट उन इंडस्ट्री को कंट्रोल करेगी। जो पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटरी टू दोज ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। मतलब कि और जो पॉलिसीज थी प्राइवेट सेक्टर के लिए वो उस तरीके की होगी टू हेल्प द पब्लिक सेक्टर टू अचीव द गोल। ठीक है, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट थी वो उन इंडस्ट्री को होल्ड करेगी जो कि बहुत ज्यादा एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, और जो प्राइवेट सेक्टर थी वो उन पब्लिक सेक्टर को हेल्प करेगी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज 1956 में क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था 1956 में फाइनली इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया। In accordance with the goal of state controlling the commanding heights of the economy, मतलब तो हमको नई ऊंचाइयों को छूना था अपनी इकोनॉमी में, तो इंडस्ट्रियल जो रिजोल्यूशन है वो 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ। जो रिजोल्यूशन था वो सेकंड 5 ईयर प्लान पे बेस्ड था। ठीक है, जिसमें एक सोशलिस्ट पैटर्न था, सोशलिस्ट पैटर्न था ना, जिसमें जो इकोनॉमी की जो मेजर इंडस्ट्री है, जो मेजर है वो पब्लिक सेक्टर होल्ड करेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर को हेल्प करेगा। तो इस रिजोल्यूशन में 3 कैटेगरी निकल के आई। पहली आई कि गवर्नमेंट जो कि जो इंडस्ट्री जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट होल्ड करेगी। सेकेंड इंडस्ट्री वो आई जो प्राइवेट सेक्टर जो थी वो गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, गवर्नमेंट सेक्टर को हेल्प करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो नई यूनिट्स है वो गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश करेगी, पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो हेल्प करेगी गवर्नमेंट सेक्टर को। और जो थर्ड कैटेगरी थी वो रिमेनली जो सोली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही थी।
ऑल्सो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री लेफ्ट टू द, कुछ एक कैटेगरी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दी गई थी कि ठीक है आप इसमें आप चाहो तो वो कर लेना, बट वो लाइसेंस राज के ऊपर थी कि मतलब जैसे कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में थी वो प्राइवेट ही, प्राइवेट सेक्टर ही था, मतलब एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, वैसे नहीं था वो, प्राइवेट सेक्टर ही था, पर अगर आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखा। ठीक है, द पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। ठीक है, एक मतलब अगर आपको कुछ करना है इंडस्ट्रीज, अगर आपको कुछ ओपन करनी है पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आपको एक गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन एडिशन सच यूनिट वर गिवन सर्टेन कंसेशंस, मतलब कि आपको कुछ एक कंसेशन भी मिलेगा कि जैसे टैक्स बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी कम उस पर मिलेगी, एक रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, हाँ जैसे ये भी है, नो न्यू इंडस्ट्री फॉर अलाउड इट अनलेस अ लाइसेंस वॉज ऑप्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपको इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते जब तक आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया हो। दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग द इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन, मतलब कि जैसे स्मॉल SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बोलते हो कि अगर आप वहां पर जाकर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत सारे, तो एक उस वाले पर्टिकुलर सेक्टर को भी एक ग्रो करने के लिए रीजनल इक्वालिटी के लिए जरूरी है। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for diversing production, मतलब कि अगर आप कोई नए प्रोडक्ट गुड्स का सर्विसेज का बनाते हो तो भी आपको अपने एक जो लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट से। ठीक है, दिस वाज मीन टू इंश्योर दैट कि ये किस लिए जरूरी था कि मतलब गवर्नमेंट पूरा सब कुछ अपने अंडर में लेना चाहती थी, क्या था कि जो क्वांटिटी है गुड्स की वो प्रोड्यूस हो, इवनली प्रोड्यूस्ड हो, जितनी जरूरी है उतनी ही प्रोड्यूस हो। ठीक है, लाइसेंस टू एक्सपैंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड। ठीक है, अगर लाइसेंस दिया जाता था और एक्सपेंशन के लिए कि अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती थी कि ठीक है हाँ, हाँ मतलब आप लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो तो ही। अब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी 1955 में, जो विलेज और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, कमेटी बनी, उसको बोलते हैं हम खारवे कमेटी भी बोलते हैं। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब मेनली एक रूरल एरिया को डेवलपमेंट, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ये इंडस्ट्री बनी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब इसको अगर किसी इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट असेस किया जाता था, अगर ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आप समझ लीजिए कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। 1950 में अगर आपका 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो वो 1990 के टाइम पे, 1950 के टाइम पे तो वो एक स्मॉल स्केल है, पर जो प्रेजेंट में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप 1 करोड़ रुपए तक का कर सकते हो। अगर 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी स्मॉल स्केल है, मतलब कि आप आज के टाइम में MSME देख लीजिए वैसा। इट इज बिलीव दैट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो लेबर इंसेंटिव रहती थी। ठीक है, दैट इज दे यूज लेबर मोर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जनरल एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल इंडस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी रहती थी, जैसे कि अगरबत्ती की फैक्ट्री है, सिगरेट की फैक्ट्री है, धूप बत्ती की फैक्ट्री है, ये सारी मेनली लेबर इंटेंसिव रहती हैं, रूरल एरियाज में रहती हैं। इंडस्ट्रीज जो होती हैं बिग इंडस्ट्री से compete नहीं कर सकती थी, क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट एक अलग रहती है, एंड इट इज ऑब्वियस दैट डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स देम टू बी शील्डेड फ्रॉम लार्ज फर्म्स। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री का काम अच्छा चलने लगा तो एक कोई बड़ी पूंजीपति आई, उसने लेकर उसका पूरा काम ले लिया और वो भी प्रोड्यूस करने लगी, है ना। तो फॉर दिस पर्पस, इससे बचने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इन सबसे बचाने के लिए, जो प्रोडक्शन था ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाज रिजर्व्ड फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखे थे कि ये वाली चीजें जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बनाएगी, लार्ज इंडस्ट्री नहीं बना सकती। ठीक है, और उनको कुछ कंसेशन, लोन के कंसेशन भी दिए जाते थे, बैंक लोन वगैरह ये सब दिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ट्रेड पॉलिसी क्या थी आपकी? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब कि आप मेक इन इंडिया वाली जो पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मतलब कि अगर कोई व्हीकल बाहर से आ रहा है तो ऐसी क्या चीज है, हम ऐसा क्या करें कि हम बाहर से पे डिपेंड ना होके हम उसको घर में ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट इंडिया अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी मतलब वो एक तरीके से ट्रेड पॉलिसी ही थी। फर्स्ट के जो फर्स्ट 7 प्लान थे, फर्स्ट 5-7 ईयर प्लान थे, उसमें ये था कि हम अपनी ही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी थी, मतलब कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो हमारा इंपोर्ट बाहर से हो रहा है हम उसको सब्सटीट्यूट कैसे करें, हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। मतलब कि अगर एक कोई व्हीकल इंपोर्ट हो रहा है बाहर से, तो हम अपनी इंडिया में इंडस्ट्री को एनकरेज करें कि वो बाहर से हम उसको इंपोर्ट ना करें और हम फॉरेन
इंडस्ट्री से कंपटीशन करें, मतलब हमारी इंडिया की इंडस्ट्री फॉरेन इंडस्ट्री से कंपटीशन करे, ठीक है, कि हम बाहर से कोई प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम बाहर से ना मंगवा के वो हम घर में ही मैन्युफैक्चर करें। तो क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टुक्स टू फॉर्म्स, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स जो होते हैं वो टैक्स होते हैं ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज टू यूज। मतलब कि ये था कि अगर एक, जैसे कि मान लीजिए ये रिमोट है, ये रिमोट है, अगर आप ये घर पे लोगे जो मेड इन इंडिया, अगर आप लोगे तो ये 10 रुपए का मिलेगा, अगर आप ये इम्पोर्टेड लोगे तो ये 100 रुपए का मिलेगा। तो ये डिस्करेज था, मतलब डिस्करेज करने के लिए लोगों को कि आप बाहर से मंगाया हुआ सामान ना खरीदें, ठीक है। एक कोटा स्पेसिफिक, एक कोटा स्पेसिफाई कर दिया था कि इतना ही गुड्स इंपोर्ट होगा, अगर ठीक है, अगर रिमोट इंपोर्ट होना भी है तो सिर्फ 5 ही रिमोट इंपोर्ट होंगे, और अगर होंगे भी तो उन पर टैरिफ टैक्स बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन हो गया अपनी डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। जो पॉलिसी थी प्रोटेक्शन की वाज बेस्ड ऑन द नोशन दैट जो इंडस्ट्री थी, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट कंट्रीज की जो इंडस्ट्री थी वो उस लेवल पे नहीं थी, या फिर वो उस एरिया में नहीं थी कि वो बाहर के गुड्स से कंपटीशन कर सके, ठीक है, डेवलप कंट्री के गुड्स से कंपटीशन कर सके। So it was assumed that if the domestic countries were protected, that they will learn to compete in the course of time. तो ये assume था कि अभी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उतनी ग्रोथ नहीं करी है, हमारा भी, हम नए नए अभी आज़ाद हुए हैं, उतना ज़्यादा अभी नहीं हम डेवलप हो पाए हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, हमारी इंडस्ट्रीज को थोड़ा टाइम के लिए प्रोटेक्शन। अगर प्लानर, हमारे प्लानर जो थे वो, उनको ये भी डर था कि अगर हम ये ऐसी पॉलिसीज नहीं करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो बाहर के लग्जरियस गुड्स में जाएगा, है ना, ये सब चीजें थी कि वेल्थ ड्रेन होगी, वही चीज है ना कि इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारा पैसा वहां पर जाएगा, और वैसा वैसा कुछ। तो नॉर वॉज एनी सीरियस थॉट गिवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट अंटिल मिड 1980, पर एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट पॉलिसी का 1980 तक कुछ किसी का नहीं आया। क्यों? क्योंकि हम पहले अपनी इंडिया की ही नीड पूरी कर लें, एक्सपोर्ट का तो हम बाद में सोचेंगे। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रीज पे कैसा इफेक्ट पड़ा। द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 ईयर प्लान वाज इम्प्रेसिव, मतलब अच्छा कुछ मतलब अचीव कर लिया था। जो प्रपोर्शन था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज इन फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 13% टू 24%, मतलब कि जो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था हमारा इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन वो बढ़ के 24% हो गया। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ के 24% हो गया। और जो जीडीपी में जो शेयर था इंडस्ट्रीज का वो एक अच्छा इंडिकेटर है। जो 6% एनुअल ग्रोथ भी हो रही थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि काफी अच्छी थी। नो लॉन्गर वॉज इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड लार्जली, मतलब अभी ऐसा कुछ नहीं था कि स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्री थी वो सिर्फ कॉटन थी, जूट थी, अब ऐसा कुछ नहीं था, धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे थे। 1990 तक अच्छा वेल वॉज डाइवर्सिफाई हो गए थे हम, ठीक है। क्यों? लार्जली ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर के कारण से। जो प्रमोशन था स्मॉल इंडस्ट्रीज को, जो हमने प्रमोशन दिया था, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी थी, उनको कैपिटल में हेल्प दी थी, कैपिटल के लिए कि आप आइए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, ठीक है। तो फॉरेन कंपटीशन से जो प्रोडक्शन थी वो एक बहुत ज्यादा हेल्प हुई इंडिजिनस इंडस्ट्री, मतलब हमारी घर की इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा हेल्प हुई उससे। इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मतलब ठीक है, अदरवाइज बाहर से चीप गुड्स आते तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाते, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, इसके अलावा भी कुछ इकोनॉमिस्ट है होते हैं वो क्रिटिकल, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि पब्लिक सेक्टर ने अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। It was proposed at the beginning of this chapter that initial public sector was required in a big way. It is now widely held that the state enterprise continued to produce certain goods and services, although this was no longer required. An example is the provision of telecommunication services. मतलब कि स्टार्टिंग में ठीक है आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जो MTNL BSNL है, अब उसकी जरूरत नहीं है, अभी जियो आ गया है, इंटरनेट है, आइडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप वो क्यों कंटिन्यू कर रहे हो, उसको बंद कर दो आप। This industry continued to be served for public industry even after it was realized that private sector firms could also provide it. ठीक है, कुछ इंडस्ट्री, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको अपोज किया कि ये सही नहीं है, आप स्टार्टिंग में कर रहे थे जस्ट बिकॉज सपोर्ट करने के लिए, अब तो जरूरी नहीं है आपको। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन इवन टिल द लेट 1990s तक कोई कंपटीशन नहीं था, वन हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट द टेलीफोन बिल कनेक्शन।
मतलब बहुत टेलीफोन लग गया 1990s में, वही एक बहुत बड़े अजूबे वाली बात होती थी कि अरे उनके यहाँ टेलीफोन लगा है। मॉडर्न ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म का एक इंस्टेंट था, एज इफ द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड। मतलब एक उन्होंने एक मॉडर्न ब्रेड, जैसे मॉडर्न जो ब्रेड आती है, मॉडर्न ब्रेड जो आती है, आपने देखा होगा पॉपुलर मॉडर्न ब्रेड जो आती है वो गवर्नमेंट की है, तो मतलब वो गवर्नमेंट बना रही है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी ब्रेड बना ही नहीं सकती, ऐसा करके। तो इन 2001 दिस फर्म वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये वाली जो फर्म है ये भी प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दी। द पॉइंट इज दैट आफ्टर 4 decades ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, मतलब 40 सालों के डेवलपमेंट के बाद, इंडियन इकोनॉमी नो डिस्टिंक्स वाज मेड बिटवीन द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू। मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि 40 सालों की प्लानिंग के बाद कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकती है या फिर प्राइवेट सेक्टर ही कर सकती है, मतलब ऐसा। फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस, जो नेशनल डिफेंस वगैरह जो होती है वो पब्लिक सेक्टर ही करेगी, ठीक है। एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो मैनेज, मतलब होटल्स वगैरह मैनेज कर सकती है, गवर्नमेंट होटल्स, गवर्नमेंट भी होटल रन कर रही है। मतलब इकोनॉमिक्स का कुछ का कहना है, इकोनॉमिस्ट का, कि आप अब वो चीजें छोड़ दो, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर उसको मैनेज कर रहा है तो आप वो मैनेज मत करो, मेनली ये है। दिस हैज लेट सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि द स्टेट शुड आउट ऑफ एरिया, मतलब वही वाली है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर कुछ मैनेज कर रही है तो आप उसको नहीं करो, आप प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दो, आप उन सर्विसेज पे ध्यान दो जो प्राइवेट सेक्टर नहीं अफोर्ड कर सकती या फिर नहीं दे सकती। मैनी पब्लिक सेक्टर फॉर्म इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, मतलब जैसे कि बहुत सारी जो पब्लिक, जैसे BSNL वगैरह है और भी बहुत सारी हैं एंटरप्राइजेस हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर ने लॉस इनकर्ड किया है, बट फिर भी वो कंटिन्यू कर रही है चलाना। इससे क्या होता है, नेशन की जो ड्रेन है, जो नेशन के रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो रहे हैं। जब आप प्रॉफिट में नहीं हो तो फिर आप क्यों वो चला रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट नहीं किया तो प्राइवेट सेक्टर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। Instead, public sector में was originally private firms which was on the verge of closure due to losses. They were then nationalized to प्रोटेक्ट द जॉब ऑफ द वर्कर। मतलब क्या था कि पहले स्टार्टिंग में कुछ प्राइवेट फर्म्स थी, वो पब्लिक कर दी थी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फर्म जो थी वो चला नहीं पा रही थी अच्छे से, तो उनको पब्लिक कर दिया था कि जिससे लोगों की जॉब ना जाए, ठीक है। तो अब जब लॉस मेकिंग प्राइवेट फर्म को पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया, तो लॉस मेकिंग पब्लिक को प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉस मेकिंग प्राइवेट फर्म कुड नॉट विल नॉट वेस्ट रिसोर्सेज बाय कीपिंग kept running despite the losses, ठीक है। द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस, एक इंडस्ट्रीज हाउस ने, एक बिग इंडस्ट्रीज ने इसका एक बहुत ज़्यादा मिसयूज किया है। क्यों? क्योंकि आपको एक इंडस्ट्री शुरू करने के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। A big industries would get a license not for starting a new firm but also to prevent competitors from starting the new one। मतलब कि मैं लाइसेंस ले लूंगा, बिग वो होगी, मैं अपने कनेक्शन से मैं लाइसेंस ले लूंगा, तो फिर ये एक परमिट लाइसेंस राज आया कि मतलब लाइसेंस राज कोटा आया कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो भी एक कहीं पर कहीं कहीं उसको भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ मोर टाइम्स। मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे एक लाइसेंस को लेने के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, ये सब बताया गया था इसमें। आप मतलब इजी है पढ़ लेना, उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ये वाले लास्ट में ये था, more times was spent by industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned ministries rather than thinking on how to improve their product। मतलब कि एक पूरा लाइसेंस होता है ना, आप ये मान लीजिए कि टेंडर वाला एक जो सीन होता है, जो सारी कंपनी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो सारी एनर्जी थी वो लाइसेंस को लेने में ही लग जाती थी, जबकि आप वो एनर्जी किसी अच्छी चीजों में यूज कर सकते हो, ठीक है। द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स भी क्रिटिसाइज हुआ। क्या क्यों हुआ? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ है, तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स मेक। मतलब कि एक कंपटीशन होता है ना, तो एफिशिएंसी अपने आप आ जाती है। मतलब कि आपने बाहर के इंपोर्ट बंद कर दिया है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, जैसा बनाना है वैसा बनाओ और खरीदना भी वही पड़ेगा, है ना, लोगों को खरीदना भी वही पड़ेगा। द प्रोड्यूसर्स वर अवेयर दैट दे आर अ कैप्टिव मार्केट है, कोई इंसेंटिव नहीं है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। मतलब चल रहा है तो वैसे ही चल रहा है, लोग वैसे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी व्हेन दे कुड सेल लो
क्वालिटी आइटम एज सच हायर प्राइसेस, कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट फोर्सेस, वही है ना कि उनको पता होता है कि अरे हमारा कंपटीशन है, बाहर से भी आ रहे हैं तो हम अच्छे से बनाएंगे, हम अच्छे से बनाएंगे, तो वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है वो खत्म हो गई है। A few economists also, कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि पब्लिक सेक्टर इज नॉट मीन फॉर अर्निंग प्रॉफिट बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। आप बीइंग अ पब्लिक सेक्टर, आपका ये सारे क्रिटिसिज्म बता रहे हैं, जो भी अभी पब्लिक सेक्टर की जो भी अभी तक हुआ 1990 तक, उसका क्रिटिसिज्म बता रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो इसमें ये था कि पब्लिक सेक्टर हो, आपको प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको नेशन की वेलफेयर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of extent to which they contribute to the welfare। मतलब आप अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो वेलफेयर पे, प्रॉफिट पे ना ध्यान दे के आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो आप अपना दिमाग है वो वेलफेयर पे लगाओ, प्रोटेक्शन करो। Some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so, ठीक है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी सोचते हैं कि हम अपने जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको बाहर के कंपटीशन से सेफ रखेंगे जब तक कि हमारे इंडियन नेशंस रिच नहीं हो जाते, या फिर इंडियन नेशंस मतलब अच्छा करने की कोशिश नहीं करते या फिर अच्छा नहीं करते तब तक। Owing to all these conflicts, economists called for a change in our policies। मतलब ये सब अच्छे भी व्यूज थे, बुरे भी व्यूज थे। तो मेनली टोटल ओवरऑल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हमको अपनी पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो आप पूरा आप जो लाइसेंस राज बनाकर रखे हो कि जो भी आपको कोई भी इंडस्ट्री जो नया प्रोडक्शन निकालना है वो आपसे पूछ के निकालना पड़ेगा, पूरे सब चीजों में आपने ही कंट्रोल कर रखा है। तीन टाइप की अपन ने पढ़ी ना, पहले वाली पढ़ी थी कि पब्लिक वाली, सेकंड वाली पढ़ी थी कि पब्लिक ही न्यू यूनिट सेटअप करेगी, प्राइवेट सिर्फ उसमें हेल्प करेगी, और जो तीसरी थी वो प्राइवेट थी। प्राइवेट भी थी पर उसमें भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से आपने अपना पूरा ही कंट्रोल जमा के रखा है, प्राइवेट को आपने अलाउ ही नहीं किया, इस कारण से हम ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, है ना। आपकी जो सब्सिडीज थी वो जिन लोगों को जरूरत है वो तो ले ही ले रहे हैं, और जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो भी ले रहे हैं। आप बहुत सारी एंटरप्राइज चला रहे हो जो कि लॉस में है, क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो, आप इकोनॉमी के लिए कर रहे हो और वेलफेयर के लिए कर रहे हो, जो कि मतलब एक आगे के लिए एक फ्यूचर नहीं दिख रहा है उसमें। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि हमको ये सब जो अभी तक 1990s तक जो आप चला रहे हो वो चेंज करना है, आपको एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी है। इस कारण से गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्या है, जो प्रोग्रेस है इंडियन इकोनॉमी की ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान वाज इम्प्रेसिव थी, अच्छी थी, मतलब कि इम्प्रेसिव थी, बुरी भी नहीं थी। अवर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्स्ड, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आई, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी डाइवर्स चीजों में। पहले हम सिर्फ जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल और जूट में काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, और मतलब वहां पे डाइवर्स उसमें हमने अपना इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करी है। लैंड रिफॉर्म हमने किया, जो लैंड सेटलमेंट अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स ने लैंड सेटलमेंट किया था जमींदारी और जागीरदारी वाला, वो हमने खत्म किया। जमींदारी है ना, लैंड रिफॉर्म करके इंडस्ट्री सेक्टर में, मतलब इकोनॉमिक्स बिकम डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रीज में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन है, उससे ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस के नाम पे आप इंडियन प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो फॉरेन कंपटीशन से, जिससे उनको कॉम्पिटिटिव वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना। वो जो भी चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, उससे ग्रोथ रुक रही है एक तरीके से। इंडियन पॉलिसीज जो है वो आप इनवर्ड ओरिएंटेड, मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर आपने नहीं बनाया है। ऊपर देखा आपने 1980 तक, मतलब हमको ये था कि हमको इम्पोर्ट नहीं करना है, हमको इम्पोर्ट नहीं करना है, पर कोई एक्सपोर्ट की बात कर ही नहीं रहा था। आपने इनवर्ड ओरिएंटेड बनाई है अपनी फॉरेन जो पॉलिसी, आपने एक्सपोर्ट का तो कहीं नाम ही नहीं लिया है। दिस नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ, मतलब आपको मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है, अगर आपको ग्लोबल सिनेरियो को, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को, जो आपका ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल जो आपका नजरिया है वो देखने का, उसको चेंज करने की जरूरत है। और इस कारण से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, जिसने इंडियन इकोनॉमी को मोर एफिशिएंट बनाया, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो प्री कैप है। ये आप डिफाइन अ प्लान, ऊपर प्लान है, आप इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे उसमें पूछ लीजिएगा, मतलब कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेनली ये है कि आपने देखा होगा कि किसी बच्चे पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो बच्चा ग्रो नहीं कर पाता, मतलब कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा बच्चे को खुला छोड़िए, थोड़ा सा उसको ठोकर लगने दीजिए, थोड़ा
खुला छोड़िए तो उसका दिमाग खुलेगा। तो वैसी ही चीज इसमें भी बताई गई है कि आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको खुला छोड़िए। अगर बाहर का कंपटीशन आएगा, कंपटीशन से ही आपकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो इंक्रीज होकर आती है। तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक ग्रो नहीं करेगी इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ 1991 में हम अगले अगले चैप्टर में देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग इतना पढ़िए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।